अभी अभी एक बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन हमारे सामने वाटर गवर्नेंस के बारे में हुआ और उसी को आगे बढ़ाते हुए महाराष्ट्र ने वाटर गवर्नेंस में जो चीजें की है उन चीजों को मैं आपके सामने हाईलाइट करना चाहता हूं। ये कुछ स्टैटिस्टिक्स देने का प्रयास हमने किया है। हमारे यहाँ करीब 12 करोड़ की पॉपुलेशन है और अभी सरफेस वाटर की अवेलेबिलिटी करीब 140 बिलियन क्यूबिक मीटर है और जो हमारा एंटाइटलमेंट है स्टेट का इट इज अबाउट 116 BCM और इसमें मैक्सिमम पानी हम लोग एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं। अराउंड आप देख सकते हैं कि नियरली 40% पानी एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है, डोमेस्टिक के लिए 8 BCM और इंडस्ट्रियल के लिए सबसे कम पानी एक्चुअली हम लोग यूज करते हैं। और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में जो कुल हमारी जमीन है जो अंडर कल्टीवेशन है इसके करीब हम लोग 50% के करीब ही लैंड को हम लोग इरिगेट कर सकते हैं। ऐसी महाराष्ट्र की स्थिति है और जो हम इरिगेशन पोटेंशियल अचीव कर सकते हैं उसमें से तकरीबन जो सरफेस वाटर से हम लोग कर सकते हैं वो हम लोग अभी तक आप देख सकते हैं कि 5.52 में से 4.16 हम लोगों ने अचीव कर लिया है। तो हम लोग करीब करीब उस तक पहुंचे। ग्राउंड वाटर से भी करीब हम लोग 2 मिलियन हेक्टर्स तक इसको इरिगेट करते हैं। तो काफी हमारा पोटेंशियल जो है हमने उसको अचीव किया है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि आप लोग इन आंकड़ों से देख सकते हैं कि तकरीबन 45% तक हम लोग अभी जो हमारा एरिया उसको माइक्रो इरिगेशन में ला पाए हैं, जो मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार का इंडिकेटर है। हम लोग तो चाहते हैं कि इसको हम बढ़ाकर 70-75% तक ले जाए और उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की काफी स्कीम्स भी चल रही है। अभी ये जो महाराष्ट्र का अगर हम लोग नक्शा देखें तो महाराष्ट्र में 42% एरिया ऐसा है कि जहां पर हमारा डेफिसिट है और हाईली डेफिसिट एरिया है और बचे हुए जो हमारा इलाका है 30% इज नॉर्मल और फिर करीब 27% एरिया ऐसा है कि जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। लेकिन इसमें मतलब एक विरोधाभास ऐसा है कि ये जो 27% एरिया है इसमें राज्य की 50% बारिश होती है और उसमें से 75% बारिश ये समुद्र में चली जाती है, क्योंकि वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स है जिसमें से पानी सीधा समुद्र को जाता है। तो कुल मिलाकर 42% जो एरिया है ये एरिया बहुत ज्यादा डेफिसिट का एरिया है, बहुत ड्राउट प्रोन एरिया है और इसलिए एक अजीब सी परिस्थिति महाराष्ट्र के सामने होती है कि बारिश तो बहुत है लेकिन उसमें से 50% बारिश ये इस्तेमाल ही नहीं हो सकती और इसलिए बहुत ज्यादा वाटर गवर्नेंस की आवश्यकता ये महाराष्ट्र को यहां पर पड़ती है। अभी ये जो सारा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है इसमें हमारा जो महाराष्ट्र वाटर रिसोर्स रेगुलेटरी अथॉरिटी है इसका एक हमने 2005 में एक्ट किया। महाराष्ट्र शायद ये पहला राज्य रहा है जिसने रेगुलेटरी अथॉरिटी तैयार की है और वो बहुत अच्छी कारगर ढंग से हमारी अथॉरिटी यहां पर काम कर रही है। साथ साथ हमने इंटीग्रेटेड स्टेट वाटर प्लान तैयार किया, वो भी महाराष्ट्र पहला राज्य है कि जिसका इंटीग्रेटेड स्टेट वाटर प्लान तैयार हुआ है। नेशनल वाटर पॉलिसी जो है जो 2012 में बनी उसकी तर्ज पर हमने 2019 में स्टेट वाटर पॉलिसी तैयार की है और कुल मिलाकर हम लोगों ने ये जो पॉलिसी तैयार की है इसमें विशेष रूप से बेसिन लेवल मैनेजमेंट ये इसका हम लोगों ने इसका थीम रखा हुआ है और इसके माध्यम से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो विशेष रूप से रिसाइकल्ड वाटर का ज्यादा इस्तेमाल हम लोग कर पाए तो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट 100% हो। सारी महानगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं, ये जो हमारी बड़ी अथॉरिटीज है, क्योंकि महाराष्ट्र एक बड़ा अर्बनाइज स्टेट है, 50% पॉपुलेशन लिव्स इन अर्बन एरिया, तो यहाँ पर 100% हम लोग वाटर ट्रीटमेंट कर पाए, ये हमारा फोकस है। माइक्रो इरिगेशन एक हमारा बहुत बड़ा फोकस है और उसके साथ साथ जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है उसको कंप्लीट करना। और ये सारी चीजों के साथ साथ एक जिसका उल्लेख हुआ कि जब तक हम लोग पीपल्स पार्टिसिपेशन इसमें नहीं लेंगे
तो तब तक ये सारी चीजें हो नहीं पाएगी। तो बहुत बड़ा एक स्टेक होल्डर्स का पार्टिसिपेशन भी हम लोगों ने इंश्योर किया है, और उसके साथ साथ हम लोग फ्लड फोरकास्टिंग और फ्लड मैनेजमेंट का भी एक बहुत बड़ा कार्य हाथ में लेते हैं। अभी ये जो आपके सामने स्टैटिस्टिक्स है 2016 की परिस्थिति और 2020-30 में हम क्या करना चाहते हैं, इसमें केवल आप 2-3 इंडिकेटर अगर इसमें देखेंगे तो इंडस्ट्रियल यूज ऑफ एलोकेटेड रॉ वाटर, इसको 50% नीचे हम लाना चाहते हैं। इसका मतलब इंडस्ट्री बढ़े नहीं ऐसा नहीं है, तो हम इसके साथ साथ जो रिसाइकल्ड वाटर है उसको इंडस्ट्री में ज्यादा कैसे इस्तेमाल करें, इसका प्रयास हम लोगों का है। और इसमें हमने एक पॉलिसी तैयार की है, जिस पॉलिसी के तहत हमारी जो MIDC है, हमारा जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हमने जो तैयार की है, 50 किलोमीटर्स के एरिया में किसी भी इंडस्ट्रियल स्टेट के कोई भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपैलिटी अगर वाटर ट्रीट करती है तो वो ट्रीटेड वाटर ही उनको खरीदना पड़ेगा। अपनी रॉ वाटर वो यूज नहीं कर पाएंगे, सीधा डैम से वाटर वो नहीं ले पाएंगे। इस प्रकार की व्यवस्था हमने की है, और इसका एक बहुत सफलतम प्रयोग हमने पहला प्रयोग नागपुर में किया, जहां पर हमारा जो वहां पर पावर जनरेशन होता है उसका सारा पावर जनरेशन का पानी ये नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ट्रीटेड वाटर वहां पर जाता है। अभी बिल्कुल रॉ वाटर हम उनको देते नहीं है, और इसका फायदा यह हुआ है कि हमारा टर्शियरी ट्रीटमेंट भी शुरू हो गया है, और नागपुर महानगर पालिका को अपना ट्रीटेड पानी बेचकर आज करीब 25 करोड़ रुपया हर साल मिलता है। तो पानी जो पहले वेस्ट होता था, जो पल्यूट करता था, वो पानी इस्तेमाल में भी आ रहा है। तो ऐसा कई जगह हम लोगों ने किया है, और धीरे धीरे सारा हमारा थर्मल जनरेशन हम लोग ये वेस्ट वाटर के ऊपर या रिसाइकल वाटर के ऊपर ले जाना चाहते हैं। इसलिए ये जो 2030 में हमने कहा है कि इंडस्ट्रियल यूज को हम नीचे लाएंगे। दूसरा, रिसाइकल्ड वाटर का आज जो यूज है वो हमारा मतलब 2016 में बहुत कम था, अभी तो हम लोग काफी कर रहे हैं। तो ये 16 के आंकड़े मैंने दिए, 30 तक हम लोगों को इसको एक निश्चित हम लोगों ने 9428 MMQ तक हम लोगों को उसको पहुंचाना है। और इसके साथ साथ एक चीज और है जो हमारे सारे स्ट्रक्चर में अभी तक लैकिंग थी, जो इसका एक 2030 का हमारा एक वो टारगेट भी है कि आज हम लोग सारे डैम तैयार करते हैं और हमारी रिवर का जो नेचुरल फ्लो है, इको फ्लो है, उसको खत्म कर देते हैं। तो उसका जो सारा इकोलॉजी उसका है, जो लाइफ है, वो सारा खत्म हो जाता है। क्योंकि पानी जब छोड़ा जाता है तो 3-4 महीने पानी रहता है, बाकी समय वो सूखी होती है। तो उसका एक इको फ्लो भी इंश्योर करना, ये भी 2030 के लिए हम लोगों ने तय किया है। और फिर इसके लिए कुछ गवर्नेंस के रिफॉर्म्स हम लोगों ने किए, जिसमें हमने 2003 में एक स्टेट पॉलिसी की थी, वाटर पॉलिसी। इसको बिल्कुल नए तरीके से 2019 में हमने अमेंड किया है, और उसके कुछ हाइलाइट्स मैंने आपको बताए हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने महाराष्ट्र मैनेजमेंट ऑफ इरिगेशन सिस्टम बाय फार्मर्स, ये एक एक्ट हमने तैयार किया, जिस एक्ट के तहत ये जो सारा वाटर मैनेजमेंट होता है ये वाटर यूजर्स अथॉरिटी करती है, एसोसिएशंस करती है, और ये एसोसिएशंस टेल टू हेड इस प्रकार से इसका पूरा प्लानिंग करती है। उनको सारे अधिकार आगे की स्लाइड में वो आने वाला है, इसलिए मैं उसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूं। और साथ में हम लोगों ने महाराष्ट्र वाटर रिसोर्स अथॉरिटी तैयार की है। तो हमारा सारा टेरिफ ये अब सरकार तय नहीं करती, एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट, जैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी है वैसे ही वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी सारे टेरिफ वो डिटरमिन करती है, और उसके आधार पर ही हम लोग टेरिफ की वसूली करते हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने महाराष्ट्र ग्राउंड वाटर एक्ट भी तैयार किया है, जिसमें हम लोगों ने ग्राउंड वाटर के मतलब हम जिसको उसका इस्तेमाल जो करते हैं उसके ऊपर कुछ हम लोगों ने उसको रेगुलेट करने का प्रयास किया। लेकिन साथ साथ हम लोगों ने ये भी प्रयास किया है कि हम ग्राउंड वाटर को फिर रिचार्ज कैसे करें, क्योंकि केवल रेगुलेशन से ये चीजें नहीं चलती है। आखिर दुनिया की जरूरत है, लोगों की जरूरत है, इंडस्ट्री की जरूरत है, तो उसको रिचार्ज करके हम फिर उसका इस्तेमाल कैसे करें, इसके लिए भी ये एक बहुत कारगर एक्ट हम लोगों ने किया है। 2017 से हम लोगों ने पॉलिसी लाई, जिसमें अब हम ओपन कैनाल्स करते ही नहीं है, सारा हमने पाइप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क शुरू कर दिया है। और मैं आपको हमारे अनुभव से बताता हूं, क्योंकि अभी करीब 10 लाख हेक्टेयर का हमारा पाइप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अभी तैयार हो रहा है। आज जो हमारा जमीन अधिग्रहण का नया कानून है, इस कानून में हम लोगों को अधिग्रहण करते समय जितनी परेशानियां होती है, जितना पैसा देना पड़ता है, अगर हम लॉन्ग टर्म में अगर उसको असेस करें तो पाइप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये ओपन कैनाल से फास्ट भी होती है और उतना ही पैसा लगता है। और अगर लाइफ साइकिल कॉस्ट अगर हम उसका विचार करें तो लाइफ साइकिल कॉस्ट उसकी कम आती है। इसलिए ये भी सिस्टम हमने शुरू किया। 2017 के बाद हम ओपन कैनाल करते ही नहीं है। और उसके साथ साथ हमने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट रिसाइकलिंग की पॉलिसी भी तैयार की है।
तो ये सारे गवर्नेंस के रिफॉर्म्स हम लोगों ने 2017 से 2019 में किए और आज उसका बहुत बड़ा फायदा भी हमको हो रहा है। इसके साथ साथ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी हमने किए, जिसमें हमने हमारे इरिगेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस किए। तो ये सारे इरिगेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है, जहां हमारे रिवर बेसिन जो है, इनको मद्देनजर रखते हुए 4 मेजर बेसिन हमारे पास है और 5वीं हमारी वेस्ट फ्लोइंग जो रिवर्स है, तो ये सारी रिवर बेसिन्स को मद्देनजर रखते हुए ये इरिगेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हमने तैयार किए हैं और इसी के माध्यम से सारा इरिगेशन का पोटेंशियल या वाटर रिसोर्स पोटेंशियल हम लोग उसको डेवलप कर रहे हैं। तो एक इंटीग्रेशन इसके कारण हमारा तैयार हो पाया है। इसके साथ साथ एक स्टेट वाटर काउंसिल तैयार की है, जो चीफ मिनिस्टर जिसको हेड करते हैं, और सारे इंटीग्रेटेड प्लान इस काउंसिल के माध्यम से जाते हैं। एक स्टेट वाटर बोर्ड हमने तैयार किया है, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी उसके प्रमुख होते हैं और जो पॉलिसी डिसीजंस होते हैं वो वहां पर हम लोग लेते हैं। एक ऑफिस ऑफ चीफ वाटर ऑडिटर हमने तैयार किया है, जिसमें हर साल वाटर का कंप्लीट ऑडिट हम करते हैं और एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट अथॉरिटी तैयार की है, ताकि हम लोग किस प्रकार से पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वेदर इट इज इन पॉलिसी और पॉलिसी को हम कहां ब्रीच कर रहे हैं, इसका सारा लेखा जोखा हमारे सामने आता है। और इसके साथ साथ हमने जो वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट तैयार की है, कि जिसके माध्यम से कैपेसिटी बिल्डिंग हम करते हैं, मास अवेयरनेस हम करते हैं और साथ साथ एक प्रकार से एक थर्ड पार्टी इवेल्युएशन भी उसके माध्यम से होता है। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी हमने किए, जिसमें इंटीग्रेटेड स्टेट वाटर प्लान हमने तैयार किया और मैं ऐसा मानता हूं महाराष्ट्र ये पहला राज्य है कि जिसने 100% हमने बेसिन सब बेसिन को इंटीग्रेट करते हुए इसका प्लान तैयार किया और एक बड़ी करीब अराउंड 3 साल लगातार हम लोग इसके पीछे लगे थे और इसको हमने कंप्लीट किया है। और आज हमारे पास कोई भी हमारा वाटर रिसोर्स हम अगर तैयार करते हैं तो उसके लिए हमारे पास कंप्लीट इंपैक्ट एनालिसिस है और हमारे पास ये इंटीग्रेटेड प्लान होने के कारण हम 1 मिनट में असेस कर सकते हैं कि इसका आगे क्या परिणाम होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार से एंटाइटलमेंट देने के लिए एक जो हमारी नेशनल वाटर पॉलिसी भी है, वो भी ये कहती है कि हमारे पास इंटीग्रेटेड प्लान होना चाहिए। तो हम लोगों ने महाराष्ट्र में किया और इसका बहुत फायदा हमको हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है इसके पीछे थोड़ा पॉलिटिकल विल भी देना पड़ता है, थोड़ा समय भी देना पड़ता है, लेकिन एक प्लान अगर हम लोग तैयार कर ले तो वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए बहुत ही अच्छा इस प्रकार की व्यवस्था ये होती है। वाटर प्राइसिंग हम लोगों ने वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पर की हुई है, तो उससे भी हम लोगों को आज कुछ रियलाइजेशन भी उसके माध्यम से हो रहा है और विशेष रूप से जहां पर कैश क्रॉप से वहां पर रियलाइजेशन हमको अच्छे तरीके से होता है। तो मुझे लगता है कि वो भी एक अच्छी बात हम लोग कर पाए। एनुअल इरिगेशन स्टेटस रिपोर्ट हम देते हैं, कहां तक हम पहुंचे इसको भी हम देते हैं। एनुअल वाटर ऑडिट रिपोर्ट हम लोग देते हैं और एक एनुअल बेंचमार्किंग रिपोर्ट देते हैं। बेंचमार्किंग रिपोर्ट में जितने बेंचमार्क सेंट्रल वाटर पॉलिसी ने हम लोगों के लिए सेट किए है, हर साल उन बेंचमार्क्स पर महाराष्ट्र कहां है, इसका एक रिपोर्ट तैयार होता है जो हम विधानसभा को भी देते हैं। तो एक प्रकार से हम सेल्फ स्क्रूटिनी करते हैं कि बेंचमार्क केवल कागज पर न रहे, तो वो यथार्थ में हम लोगों ने कहां तक हम लोग पहुंचे ये भी करने की कोशिश हम करते हैं। महाराष्ट्र वाटर रिसोर्सेस रेगुलेटरी अथॉरिटी के बारे में मैंने आपको बताया, इसमें ये अथॉरिटी इतने अच्छे तरीके से काम कर रही है। अभी तक 3 बल्क वाटर टेरिफ इन्होंने दिए हुए हैं और आज हमारा सारा वाटर प्राइसिंग ये वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी के माध्यम से हो रहा है। उनके जो हम लोगों को जिस प्रकार से वो आदेश देते हैं, उन्हीं आदेश के आधार पर हम लोग उस प्रकार का प्राइसिंग करते हैं और उसमें अगर कोई डेविएशन करना है तो स्टेट को वो बेयर करना पड़ेगा, स्टेट को उतनी सब्सिडी देनी पड़ेगी। तो आज जैसे अर्चना जी कह रहे थे कि वाटर इज अ इकोनॉमिक कमोडिटी, वी हैव टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ वाटर। तो ये इकोनॉमिक कमोडिटी के रूप में वाटर की वैल्यू आज 100% हम लोग एसेस करते हैं। कोई भी पानी आज केवल नेचुरल कमोडिटी के रूप में बहकर कोई भी इस्तेमाल कर ले, ऐसा नहीं है। किसी को फ्री भी मिल रहा है या किसी को सब्सिडाइज भी मिल रहा है, तो अकाउंट फॉर है ये परिस्थिति इसके माध्यम से हम लोगों ने तैयार की है अभी तक इस अथॉरिटी ने। और ये अथॉरिटी दूसरा काम ये भी करती है कि कोई भी हम लोग इंटीग्रेटेड वाटर प्लान के हिसाब से नया प्रोजेक्ट भी लेते हैं तो प्रोजेक्ट को भी हमको मान्यता इस अथॉरिटी की लेनी पड़ती है, अनलेस द अथॉरिटी परमिट्स। क्योंकि कई बार हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं तो कहीं से मांग आ जाती है तो वहां पानी है या नहीं है इसका विचार किए बिना कभी कभी हम पॉलिटिकल कंसिडरेशंस के आधार पर उसको मान्यता दे देते हैं। बाद में उसका एक बड़ा प्रॉब्लम खड़ा होता है, पैसा भी खर्चा हो जाता है। तो उसको भी एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, एक ऑटोनोमस अथॉरिटी इसमें असेस करती है, तो उसका भी एक बहुत बड़ा फायदा हमको होता है। ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और कम्युनिटी बिल्डिंग में भी
बहुत अच्छा काम हम लोगों ने किया। तो ये हम लोगों ने जो वाटर यूजर अथॉरिटी तैयार की है, ये अथॉरिटीज इतना अच्छा काम कर रही है और बिल्कुल टेल टू हेड ये प्लानिंग करती है। इन अथॉरिटीज को हमने अधिकार दिए हुए, इन अथॉरिटीज को हम लोग उसका कैपेसिटी बिल्डिंग हम लोग करते हैं, क्रॉप प्लानिंग वही करते हैं, उनके हिसाब से वो क्रॉप प्लानिंग करते हैं। और जो अथॉरिटीज अच्छा काम करती है उन अथॉरिटीज को हम लोग मदद भी करते हैं। 50% से 93% तक हम उनके जो वाटर चार्जेस है उनको रिफंड करते हैं, ताकि वो वहीं पर इस्तेमाल करते हुए उसको और स्ट्रेंथन कर पाए। और मुझे बहुत खुशी है कि करीब करीब 5700 ऐसी अथॉरिटीज हमने तैयार की है। और ये जो एक्ट है, इतना मॉडल एक्ट हम लोगों ने तैयार किया है कि अथॉरिटी तैयार कैसी होगी, उसका इलेक्शन कैसा होगा, वो मैनेजमेंट कैसा करेंगे, गलत काम करेंगे तो लोगों को उनको हटाने का अधिकार दिया हुआ है। और ये बहुत अच्छे तरीके से ये सारी अथॉरिटीज यहां पर काम कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन ऑफ वाटर गवर्नेंस एंड वाटर मैनेजमेंट, इसका एक बहुत उत्तम नमूना हमको ये देखने को मिल रहा है। अब नया एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक के साथ एक टाइप करते हुए महाराष्ट्र में इसकी संख्या 3 गुना बढ़ाने का एक नया प्रयास हम लोगों ने शुरू किया है। पाइप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जिसकी मैंने बात की कि अब सारा हम पीडीएन के माध्यम से ये सारा कर रहे हैं। अभी करीब करीब 10 लाख हेक्टेयर तक हम लोग ये कवरेज ले जा रहे हैं और पुराने प्रोजेक्ट्स को भी धीरे धीरे हम लोग उसमें इंक्लूड कर रहे हैं। लेकिन नए प्रोजेक्ट में तो 100% हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये पाइप नेटवर्क का ही हम लोग यहां पर कर रहे हैं। इसके साथ साथ पॉलिसी ऑफ रिसाइकलिंग एंड रीयूज की बात मैंने आपको की और इसमें बहुत अभी अच्छा काम चल रहा है। विशेष रूप से अगर हम हमारे केंद्र सरकार की सारी योजनाओं को एक साथ मिलाकर इसकी तरफ देखें, आज अमृत जैसी योजना में इतने बड़े पैमाने पर हम लोग हमारे एसटीपीज तैयार करके वाटर ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं। और करीब करीब अमृत में जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने हमको पैसा दिया है, तो सारी अर्बन बॉडीज जो है, ऑलमोस्ट ऑल अर्बन बॉडीज आर गेटिंग कवर्ड, सारी अर्बन बॉडीज में वाटर ट्रीटमेंट हो रहा है। अब ये ट्रीट करके पानी अगर हम वापिस फेंक दे तो इसका फायदा नहीं है। हम अगर इसका इस्तेमाल करें तो ये ट्रीटमेंट की कॉस्ट भी कवर होगी, 2 पैसा भी उसमें से मिलेगा और उसके साथ साथ हम लोग वाटर को कंजर्व भी कर पाएंगे। तो इसकी एक पॉलिसी जो हम लोगों ने तैयार की है उसके ऊपर भी बहुत अच्छा कार्य हमारा चल रहा है। और हम लोगों ने अभी तो एक बड़ा मॉडेस्ट ये तय किया है कि अगले 5 सालों में 30% हम लोग पानी का रीयूज ये करेंगे और उसके लिए हम लोगों की कार्रवाई भी शुरू हुई है। एक हम लोगों ने वाटर कंजर्वेशन का भी बहुत अच्छा काम किया, विशेष रूप से एक जलयुक्त शिवार अभियान लिया था। इस अभियान के तहत रिच टू वैली अप्रोच में हम लोगों ने जो अपने वाटर शेड्स है उसको ट्रीट करने का प्रयास किया। 1500 वाटर शेड जो हमारे हैं वो सारे वाटर शेड्स को हमने ट्रीट करने का प्रयास किया। और इसके फर्स्ट फेज में चूंकि हम लोगों के ध्यान में है 2014-15 में कि हमारे करीब 20,000 गांव ऐसे कि जो 100% ड्राउट प्रोन है, यहाँ लगातार ड्रॉट रहता है, यहाँ लगातार लोगों को परेशानी होती है, यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर टैंकर्स लगते हैं। तो उसके लिए हमने पहले ये 20,000 विलेजेस के लिए इस स्कीम को तैयार किया और इसमें हम लोगों ने ये किया कि कन्वर्जेंस किया, सारी केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाओं का कन्वर्जेंस करते हुए, कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स, कन्वर्जेंस ऑफ फंड्स और उसके साथ साथ कन्वर्जेंस ऑफ अथॉरिटी भी किया। एक सिंगल अथॉरिटी हमने कलेक्टर को बनाया, कलेक्टर के अंडर सारे डिपार्टमेंट्स लाए और सबको मिलकर ये वाटर कंजर्वेशन का काम हमने वहां पर शुरू कराया। क्योंकि महाराष्ट्र का प्रॉब्लम यह है कि करीब 52% एरिया महाराष्ट्र का ड्राउट प्रोन है। तो अगर हम वाटर कंजर्वेशन नहीं करेंगे तो हम कभी भी महाराष्ट्र में इरिगेशन कर नहीं सकते। करीब करीब 22,000 गांवों को हम लोगों ने इसमें ट्रीट किया है पिछले 5 वर्षों में। और ये 22,000 गांवों की पूरी हमने सिस्टम तैयार की थी। रिच से वैली का अप्रोच था और एरिया ट्रीटमेंट, ये इसका सबसे महत्व का काम था। आपको आश्चर्य होगा, करीब करीब 6 लाख काम हमने कंप्लीट किए। 6 लाख कामों का 100% हमने जियो टैगिंग किया। आज हमारे वेबसाइट पर जाकर कोई भी इन 6 लाख कामों में से किसी भी काम को क्लिक करते हुए उसका फोटोग्राफ भी देख सकता है और वो काम किस प्रकार से हुआ ये भी देख सकता है। और इसका सबसे महत्व का हिस्सा क्या था, तो पीपल्स पार्टिसिपेशन। करीब 10,000 काम ये लोगों के पार्टिसिपेशन से हुए। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर पीपल्स पार्टिसिपेशन को हम लोग क्वांटिफाई करें तो 600 करोड़ रुपया ये लोगों के कंट्रीब्यूशन से इस योजना में आया। और इस योजना में सबसे बड़ी बात यह हुई कि जैसा आप लोग इस स्लाइड में देख सकते हैं कि करीब 22,000 गांवों को हमने ड्राउट प्रूफ किया। यहां पर करीब 27 लाख टीसीएम वाटर हम लोगों ने कंजर्व किया और पीपल्स कंट्रीब्यूशन 661 करोड़ का यहां पर था। ग्राउंड वाटर रिचार्ज, एक हमारे यहाँ पर एक पिटीशन हो, उस पिटीशन में हमारे हाईकोर्ट ने
आईआईटी मुंबई को अपॉइंट किया और आईआईटी मुंबई ने एक रिपोर्ट दाखिल किया जिसमें उन्होंने कहा कि जहां पर बहुत बड़े पैमाने पर जो ग्राउंड वाटर था वो नीचे गया था, डार्क जोन्स थे, वो सारे रिचार्ज हुए हैं और बहुत बड़े पैमाने पर वहां पर पानी का कंजर्वेशन हम लोग कर पाए। इससे सबसे बड़ी बात ये हुई कि हम लोग एग्री प्रोडक्टिविटी को बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ा पाए और विशेष रूप से रबी की जो फसल है, ये फसल हम लोग 13 लाख हेक्टेयर से 28 लाख हेक्टेयर तक, मतलब दुगने से भी ज्यादा हम रबी की फसल को ले जा सके और इसका एक किसानों को भी बहुत बड़ा फायदा यहां पर हुआ। अभी हम लोगों ने जलयुक्त शिवार अभियान का पार्ट 2 हाथ में लिया है, 5000 गांव इसमें लिया और अब ये इसको हम आगे ले जाना चाहते हैं क्योंकि जो अभी तक हमने काम किया उसका इवेल्युएशन करते हुए उसको और आगे ले जाने का काम हम करेंगे और उसमें अभी कंप्लीट क्रॉप प्लानिंग से लेकर तो ड्रिप इरिगेशन तक सारी चीजें हम लोग उसके अंदर ले जाना चाहते हैं और इसके लिए गांव को हम पैसा भी दे रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार से पहली स्कीम हमारे लिए गेम चेंजर हुई। हमारे करीब करीब टैंकर्स बंद हो गए और एवरेज से 10% रेनफॉल कम भी हुआ, 15% रेनफॉल कम भी हुआ, तो एग्री प्रोडक्टिविटी पर उसका कोई परिणाम नहीं हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत अच्छा काम हम लोग कर पाए। करीब करीब इसमें हम लोगों ने 2 लाख फार्म पॉन्ड भी तैयार किए जिसके कारण जहां पर खेती ही नहीं होती थी वहां पर आज हॉर्टिकल्चर हो रहा है। ये इसका परिणाम हम लोगों को देखने को मिलता है। अभी हम लोगों ने मेजर इंटरलिंकिंग स्कीम्स को हाथ में लिया है क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हमारी है, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स से हमारा सारा पानी समुद्र में चला जाता है और अभी तक ये था कि उसके लिंकिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि ये नीचे है, ये बिल्कुल, और सारा इतना लिफ्ट करके ले जाना एक बड़ा कठिन काम था, लेकिन अभी उसका हमने प्लानिंग किया और करीब करीब आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग 120 टीएमसी पानी, करीब उसका खर्चा 1,10,000 करोड़ का होगा, लेकिन इसको हम लोग अभी आने वाले दिनों में करके और जितना हमारा वाटर डेफिसिट एरिया है, जैसे हमारा गोदावरी का बेसिन है, 49% ऑफ महाराष्ट्र इज अंडर गोदावरी बेसिन और ये डेफिसिट बेसिन है। अगर इस बेसिन को हम सरप्लस बेसिन या इसका डेफिसिट भी अगर हम लोग खत्म कर पाए तो महाराष्ट्र का ये जो 52% एरिया जो ड्राउट प्रोन एरिया है उस एरिया को हम लोग पूरे तरीके से बदल पाएंगे। और इसमें हम लोगों ने काफी जो टारगेट हाथ में लिया है, जैसे हम लोग जो नलगंगा वैनगंगा करके एक वाटर लिंकिंग स्कीम कर रहे हैं, इसमें हमारा करीब 500 किलोमीटर का टनल रहेगा और 500 किलोमीटर के टनल से हम लोग ये पानी ले जाएंगे। या कई जगह पर बड़े बड़े पर्वत जो है उन पर्वतों के जगह से हम लोग डायवर्शन कैनाल्स लेकर ये सारा पानी ले जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत महत्वाकांक्षी इस प्रकार का ये सारा प्रोजेक्ट हम लोगों ने हाथ में लिया, लेकिन लगातार केंद्र सरकार भी हमको मदद करती आ रही है और मुझे लगता है कि विशेष रूप से अभी हमारे जल शक्ति मंत्री है, इन्होंने तो हमको बहुत मदद महाराष्ट्र को की है और इसीलिए हम लोग यहाँ तक पहुंच पाए। तो आगे भी इनकी मदद से हम लोग इसको निश्चित रूप से कर पाएंगे। एक उदाहरण है, हम लोगों ने एक रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट किया हुआ है जिसमें एक रिवर का पानी लाकर हम लोगों ने उसको गोदावरी बेसिन में लाने का प्रयास किया हुआ है। ये हमारा बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट यहाँ पर हम लोग कंप्लीट कर पाए। और ये मेरी आखिरी स्लाइड है, तो मैं इस स्लाइड के माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ कि करीब करीब हम लोग अभी इरिगेशन पोटेंशियल को इंक्रीज करने का प्रयास जो कर रहे हैं, ये बहुत बड़े पैमाने पर ये सारी चीजें आज हमारी चल रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि विशेष रूप से हम लोगों ने ये जो वाटर गवर्नेंस के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर हमने जोर दिया हुआ है, तो इसमें हमारे गांव ये वाटर सेल्फ सफिशिएंट हो, इसलिए जलयुक्त शिवार अभियान है। हमारा इरिगेशन पोटेंशियल हम लोग पूरे तरीके से हार्नेस कर पाए, इसलिए रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स हम लोग कर रहे हैं। और इसके साथ साथ वाटर डायवर्शन के माध्यम से और वाटर यूजर्स अथॉरिटी जो हमने तैयार की है, इसके माध्यम से हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये सारी चीजों के कारण एक हम लोग इंटीग्रेशन भी कर पाए। आज हमारे यहाँ जितने लोग ये पानी के लिए काम करते हैं, जितनी अलग अलग सरकार की एजेंसीज ये पानी के लिए काम करती है, ये सारे एजेंसीज को एक हमने इंटीग्रेटेड प्लान से जोड़ा, दूसरा हमने हमारे जो वाटर रिसोर्सेस अथॉरिटी है उस अथॉरिटी से जोड़ा और इसलिए बहुत इंटीग्रेटेड तरीके से महाराष्ट्र में हम लोग काम कर पा रहे हैं। हम लोगों ने जो सारे कानून तैयार किए हैं और जो प्लान्स तैयार किए, वो उसका एक बुकलेट भी आप लोगों को दिया है, आप लोग भी जरूर देखिए। उसमें से कुछ आप लोगों को ऐसा लगे कि करने लायक है तो आप क्या कीजिए। हम भी बाकी स्टेट से जो सारी अच्छी प्रथाएं वो लोग लाते हैं वो भी करने का प्रयास करते हैं और मुझे लगता है कि हम सब लोग मिलकर
ये वाटर गवर्नेंस के माध्यम से हमारा जो देश है उसकी वाटर एफिशिएंसी भी हम लोग बढ़ा पाएंगे और उसके साथ साथ हम लोग एक प्रकार से हमारी प्रगति में इस पानी को सस्टेनेबली यूज करने का एक बहुत अच्छा मॉडल तैयार कर पाएंगे। आपने मुझे सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।